दिल्ली में चल रहे TV9 के ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा, भारत अब छोटी चीजें करना छोड़ चुका है। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है। और TV9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने कहा कि पहले देश का नेतृत्व निराशा से भरा था। लाल किले से भारतीयों को आलसी कहा जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं। और TV9 ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली पुरानी सरकारों की अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने खुद पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। मैं पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुका हूं। 17 लाख करोड़। तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरे हुए। आप मुझे बताइए, जिस देश में पहले की सरकारें उस स्पीड से काम करती रही हो, तो देश बिग लीप कैसे ले पाता। और TV9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने कहा कि TV9 न्यूज रूम में भारत की विविधता की झलक देखने को मिलती है। TV9 वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का प्रतिनिधि है। मैं अक्सर भारत की डायवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूं। इस डायवर्सिटी को TV9 का न्यूज रूम आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। TV9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पुरानी चुनौतियों का समाधान किया है। आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक सरकार ने नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। और वही 3 दिवसीय TV9 ग्लोबल समिट का आज आखिरी दिन है। आज TV9 के सत्ता सम्मेलन में अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्वामी रामदेव, आमिर खान समेत कई जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi is here. TV9 ग्लोबल समिट के दूसरे दिन पीएम मोदी ने शिरकत की। TV9 ग्रुप के MD और CEO वरुण दास ने पीएम का स्वागत किया। TV9 भारतवर्ष के न्यूज एडिटर हेमंत शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। आज TV9 का सत्ता सम्मेलन है, जिसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, मल्लिकार्जुन खड़गे, असदुद्दीन ओवैसी, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, पवन खेड़ा, हेमंत बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, भूपेंद्र यादव, भगवंत मान, मोहन यादव, मनोज सिन्हा, आमिर खान, प्रमोद तिवारी, गौरव भाटिया कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर रहेंगे। केरल के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी जाने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 10:45 पर केरल के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पहुंचेंगे, जहां 1800 करोड़ की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के मदुरई जाएंगे, जहां डिजिटल मोबिलिटी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और फिर महाराष्ट्र के यवतमाल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 4,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त भी जारी करेंगे। और वहीं 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इनमें सबसे रोचक मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद वोटों की गिनती होगी और चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इनमें सबसे रोचक मुकाबला उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें से किसी एक उम्मीदवार का चुनाव हारना तय है। राज्यसभा की 56 सीटों में से 41 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है। और वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सपा के 9 विधायक पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव ने अपने आवास पर विधायकों के लिए डिनर पार्टी रखी थी, लेकिन अखिलेश की डिनर पार्टी से 9 विधायक नदारद रहे। विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल, इंद्रजीत सरोज, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, पंकज पटेल, महाराजी प्रजापति, मनोज पांडे अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे। हालांकि सपा नेताओं का कहना है कि उसके सभी विधायक पार्टी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया मोर्चा बहुत अधिक मजबूत है। वहीं यूपी में राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनडीए के विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यूपी की 8 सीटों पर जीत का दावा किया। 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर हमारे प्रत्याशी, एनडीए के घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी जिस प्रकार की तैयारी है, विधानसभा में जो हमारी संख्या है, उसके आधार पर हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। वहीं कर्नाटक में भी आज 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं और 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं और वो आसानी से 3 सीटें जीत सकती है। बीजेपी के पास भी 66 विधायक हैं और पार्टी अपने उम्मीदवार को बगैर किसी परेशानी के जिता लेगी। 5वां उम्मीदवार जेडीएस का है। जेडीएस के पास 19 वोट हैं। बीजेपी के पास 21 सरप्लस वोट हैं। बीजेपी के समर्थन जेडीएस के पास के 40 वोट हो जाएंगे, यानी जेडीएस उम्मीदवार डी कुपेंद्र रेड्डी को जीतने के लिए 5 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। अगर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो खेल बिगड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का क्या समीकरण है, आपको दिखाते हैं विस्तृत रिपोर्ट इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए मतदान होगा। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है। 68 विधायकों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। चुनाव जीतने के लिए 35 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी ने हर्ष महाजन को खड़ा करके चुनाव को रोमांचक बना दिया है। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, यानी बीजेपी के उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए 10 और विधायकों की जरूरत है। बीजेपी को उम्मीद है कि निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के नाराज विधायक उसके उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। और वहीं केरल में भी इंडिया गठबंधन में दरार खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी की वायनाड सीट से लेफ्ट ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है।
लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को केरल में झटका लगा है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी लेफ्ट फ्रंट ने केरल की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वायनाड सीट, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। लेफ्ट फ्रंट ने वायनाड सीट से एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है। एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है। खबर है कि एनी राजा को वायनाड से उम्मीदवार बनाने से पहले लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा नहीं की थी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल इस मुद्दे पर डी राजा से बात कर सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 30 सेकंड में दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास पर आप की पीएसी बैठक होने जा रही है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की इस मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि बैठक में नाम फाइनल होने के बाद आज ही आप इन राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आप में सहमति बन चुकी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट गई हैं। ऐसे में आपके उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और वहीं मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आज बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। प्रज्ञा ठाकुर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए आज हाजिर होने को कहा है। एनआईए कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने आज अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। प्रज्ञा समेत और 6 अन्य आरोपी इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर और कुछ अन्य आरोपी तय तारीख पर नियमित रूप से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर से बयान दर्ज कराने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। और इधर असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म किए जाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। तस्वीरें हैदराबाद में ओवैसी की जनसभा की हैं, जहां उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी सरकार ने मुस्लिम विवाह के 90 वर्ष पुराने अधिनियम को हटाकर मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत किया है। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में, और फिर महर कौन देगा दुल्हन को? यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। और वहीं संदेश खाली में पुलिस हेल्प डेस्क लगाया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो यहां आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तनाव कम करने के लिए पुलिस कैंप लगाया गया है, जहां गांव वालों ने जमीन पर कब्जा और तोड़फोड़ को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। पुलिस को टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ भी शिकायतें मिली हैं। हम पुलिस कैंप्स करा रहे हैं, डीएम ऑफिस की तरफ से कैंप्स हो रहे हैं। आपके जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी अभियोग है, आप उन कैंप्स को दीजिए। अगर कोई भी कानून आपने हाथ में लेगा, पुलिस कठोर से कठोर एक्शन लेगी। और संदेश खाली के लोगों की शिकायत है कि उनकी खेती की जमीन पर टीएमसी नेताओं ने जबरन कब्जा करके उस पर मछली पालन का काम शुरू कर दिया है। देखिए संदेश खाली से टीवी 9 संवाददाता रवि दत्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। संदेश खाली के लोग शेख शाहजहां विक्रम सरदार के ऊपर इस कदर नाराज थे कि उनका जो फार्म हाउस था उसको यहाँ पे तोड़फोड़ काट डाला, और ये तोड़फोड़ हाल ही में हुआ है। मैं अपना अभिजीत कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत को कहूँगा दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो हुआ है, उनका एक घर था, यहाँ पे जला डाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो घर है इनको पूरा तोड़फोड़ कर डाला। ये तोड़फोड़ का निशान अभी भी यहाँ पे है। कहा जा रहा है। और वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में एनआईए ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर जिले में 30 मार्च 2023 को रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। दालखोला के तजामुल चौक पर जुलूस पर हमले के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद 27 अप्रैल 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए को मामले की जांच के आदेश दिए थे। एनआईए को जांच के दौरान हिंसा के वीडियो फुटेज मिले थे। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले में एनआईए की जाँच अभी भी जारी है। आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। विधानसभा में गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई को जांच सौंपने का ऐलान किया है।
जो भी पाए। हरियाणा विधानसभा में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हत्याकांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराएगी। अनिल विज ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। अगर की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो सीबीआई इंक्वायरी करो। हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर कांग्रेस की तरफ से हंगामा भी हो रहा था। कांग्रेस का कहना है कि नफे सिंह राठी की सरेआम हत्या से लोगों में डर का माहौल है। हरियाणा के लोग सहमे हुए हैं। अयोध्या और मथुरा में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अयोध्या में नगर आयुक्त और अयोध्या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे विशाल सिंह का लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में तैनात किया गया है। उनकी जगह अश्विनी कुमार पांडे को अयोध्या विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि संतोष शर्मा को नगर आयुक्त बनाया गया है। IAS अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के CEO थे। उनके पास मथुरा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी थी। उन्हें आयुष विभाग का DG बनाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का उद्घाटन किया। आर्मी चीफ मनोज पांडे भी इस दौरान मौजूद रहे। इस डिफेंस कॉरिडोर में तीनों सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जरूरी हथियार बनाए जाएंगे। बल्कि भारत के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को, भारत को दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने में भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का यह निर्वहन कर पाएगा। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। The security of the nation can neither be outsourced nor be dependent on the largest of others. यूपी में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन के दौरान खूब हंगामा हुआ। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां एक तरफ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बेकाबू भीड़ हंगामा कर रही थी। इसी दौरान देखिए किस तरह से लोग पुलिस पर चप्पल जूते फेंकते नजर आए। अक्षय सर और टाइगर सर के साथ हमारे साथ बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों को आगे बढ़ने से रोकने पर उनकी पुलिस के साथ ही हिंसक झड़प हो गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने भीड़ को काबू किया। और देश के जाने माने गजल गायक पंकज उधास का कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 72 साल के पंकज उधास लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 10 दिन पहले ही उन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ था। पद्मश्री, एल सहगल समेत कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था। शुरुआती समय में मेडिकल ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो सांस नहीं ले पा रहे थे और उन्हें सांस लेने की सबसे ज़्यादा तकलीफ थी और इसी वजह से जो है डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत हुई है। और एक बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। पूर्णिया में काफिले की गाड़ी से कार की टक्कर हो गई। स्काउट गाड़ी पर और सिविलियन कार के बीच भीषण टक्कर की खबर है। हादसे में पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के काफिले की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा रही कार से टकरा गई। और हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रुपेश, इस हादसे में एक की मौत भी हो गई है, भीषण सड़क हादसा ये बताया जा रहा है। कितने लोगों के घायल होने की भी जानकारी है? बिल्कुल, एक की मौत हो गई है और एक पुलिसकर्मी गंभीर है, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल है, जिनका इलाज पूर्णिया के JMCH में चल रहा है। और इसके साथ ही जो 3 लोग हैं जो सिविलियन जो उनकी काफिले में शामिल थे, वो भी घायल हैं। लेकिन स्कॉट गाड़ी का हादसा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी यादव पहले वो सभा कर रहे थे, अब वो रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो के दौरान ही जब वो कटिहार से पूर्णिया जा रहे थे, देर रात की घटना है। और कल भी वो 2-2:30 बजे रात तक अपनी यात्रा पर थे, वो रोड शो करते रहे। और कल जब वो
कटिहार से पूर्णिया जा रहे थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ है जिसमें एस्कॉर्ट गाड़ी थी वो डिवाइडर से टकरा गई, पलट गई। एक पुलिसकर्मी जो मधुबनी का रहने वाला है और मोहम्मद हलीम नाम है, वो मधुबनी के टीओपी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इस घटना के बाबत तुरंत वहां पर पूर्णिया के जो एसपी उपेंद्र नाथ हैं और वो वहां पे पहुंच गए, जीएमसीएच में पहुंच गए, पूरी जानकारी ली गई। और जो NH-31 है वहां पे अफरा तफरी का आलम रहा, बहुत देर तक परिचालन बंद रहा। हालांकि तेजस्वी यादव से भी इस पर पूछने की कोशिश की गई, तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन जिस तरीके से वो 1 मार्च तक उनकी यात्रा चलनी है और यात्रा में तब्दीली की गई है, पहले वो जनसभा कर रहे थे कई जिलों में, जब उन्होंने शुरुआत की थी पटना से लेकर के हाजीपुर से जो 18 जिलों में उन्होंने जनसभा की। लेकिन उसके बाद से जो दूसरे चरण की यात्रा है उसमें उन्होंने ये तब्दीली करते हुए जनसभा नहीं बल्कि उनका जो रथ है बस को एक रथ बनाया गया है, बस के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश पूरी जानकारी देने के लिए। पर बेलूरी के पास हुआ पुलिस स्कॉट गाड़ी और कार के बीच हुई टक्कर इतनी भीषण थी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में पुलिस स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई, कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर थे उनका डेथ हो चुका है और बाकी 6 पुलिसकर्मी घायल है और जो सिविलियन भी कुछ घायल है। सबका इलाज यहाँ जीएमसीएच में चल रहा है। हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। अगली खबर भी बिहार से। बिहार में एक ऐसा गैंग का खुलासा हुआ है जो फ्री फायर ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समस्तीपुर से 2 फरवरी को गायब हुई इन 4 लड़कियों समेत पहले से गायब एक लड़की को भी पुलिस ने बरामद किया है। सभी लड़कियां रिश्ते में बहनें हैं जो फ्री फायर गेम खेलती थी। गेम चलाने वाले गैंग के गुमराह करने पर ये लड़कियां घर छोड़कर चली गई थी। फ्री फायर के गेम के माध्यम से जो पहली लड़की थी यहाँ विभूतिपुर के कल्याणपुर की रहने वाली, वो इसमें से एक अभियुक्त के कांटेक्ट में आती है। फिर अभियुक्त जो कि पुणे में रह रहा था और उसका अपना अलग सर्कल था, ये एक ग्रुप बनाते हैं, ऑनलाइन ग्रुप बनाते हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के बाहर अल्ट्रा रूढ़िवादी यहूदियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग सरकार के एक फैसले से नाराज हैं। इजराइल की सरकार चाहती है कि अल्ट्रा रूढ़िवादी यहूदी भी सेना में शामिल हों। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अल्ट्रा रूढ़िवादी युवाओं में भारी गुस्सा है और वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम के एक प्रमुख चौराहे को बंद कर दिया और सड़क पर लेट गए। पुलिस को सड़क खाली करवाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यूक्रेन ने रशियन फोर्स पर एक साथ कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद कई रूसी जवानों की जान चली गई। वीडियो रूस यूक्रेन बैटल ग्राउंड का है, जहां यूक्रेन एयरफोर्स ने एक रशियन टैंक पर हवाई हमला किया। हमले के बाद रूसी टैंक तबाह हो गया। इस बीच घायल पड़े रूसी जवान पर यूक्रेन ने कई बार ड्रोन से बमबारी की, जिसमें घायल रूसी जवान की मौत हो गई। हमले का ये नया वीडियो यूक्रेन के नीपर इलाके का है। देखिए किस तरह से घात लगाकर यूक्रेनी फोर्स ने रूसी टैंक का पीछा किया और ड्रोन अटैक करके उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का एक और वीडियो सामने है। देखिए किस तरह से ड्रोन हमले से बचने के लिए रूसी जवान भाग रहा है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा एक और झटका। बसवराज पाटिल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश कार्याध्यक्ष के पद पर थे, आज ही बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। और एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की आज बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बैठक होगी।